हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि फिजिक्स क्या है, विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें हम किस किस का अध्ययन करते हैं। तो हमने वो बेसिक जानकारी प्राप्त की थी हमारे सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में। आज हम देखेंगे कि भौतिक विज्ञान को बढ़ावा देने में, भौतिक विज्ञान से संबंधित जानकारी जुटाने में किन किन महान वैज्ञानिकों का कार्य था, उनका क्या योगदान रहा, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ में हम ये जानेंगे कि कौन से उपकरण जो है वो किस किस भौतिक के प्रभाव पर आधारित है और हमारे सिलेबस में है, जिनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे उनके अध्याय में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिकों की। तो कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्टों के नाम और उनके कार्यों को हम देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जो हैं हमारे भौतिक विज्ञान फिजिक्स में, तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन की। न्यूटन जो थे वो अपने इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, अलग अलग नाम है। तो न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने भौतिक विज्ञान में क्या दिया, तो सर्वप्रथम उन्होंने गति के नियम दिए, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गति के नियम है। तो गति के नियम दिए। आप कभी कंफ्यूज मत होना, एक होते गति के समीकरण। गति के समीकरण आपने देखे होंगे। गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये तीन जो है वो गति के समीकरण हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। बट दीज आर लॉ ऑफ मोशन विच इज गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं, समीकरण नहीं दिए हैं। और हम बात करें तो, और हम आगे चले तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। इस नियम के अकॉर्डिंग बताया इन्होंने कि जब पूरे ब्रह्मांड में या कहीं पे भी कोई m1 m2 मास के m1 m2 द्रव्यमान की कोई दो वस्तुएं हैं जिनके केंद्र के मध्य की दूरी जो है वो d है, तो इनके मध्य एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है। न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और वो गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मासेज। मासेज किसके मासेज? दोनों ऑब्जेक्ट के। और उनके बीच की जो डिस्टेंस होते हैं उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, आपको एक सामान्य जानकारी में एक बादल बना के देता हूँ, आप ध्यान रखना। मैं आपको फिजिक्स बता रहा हूँ, तो फिजिक्स में जब जब मैं ये बादल बनाऊं तो उस बादल को अपने दिमाग के अंदर बारिश करवा दो उस ज्ञान की। वो ज्ञान आपके कदम कदम पे काम आएगा। तो पहला बादल मेरी फिजिक्स की क्लास में बन रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। मैं दो चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो मैंने लिख दिया A प्रोपोर्शनल टू B, A समानुपाती B। और आगे मैं लिख रहा हूं मैं A प्रोपोर्शनल टू 1/B, A समानुपाती 1/B। या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूं A व्युत्क्रमानुपाती B, रेसिप्रोकल B। देखिए, ध्यान से सुनना। अगर मैं प्रोपोर्शनल बोलता हूं तो मैं 1/B बोलूंगा, लेकिन अगर मैं इसको रेसिप्रोकल बोलता हूं तो मैं खाली B बोलूंगा। ध्यान से इस स्टेटमेंट को सुनना। A प्रोपोर्शनल टू 1/B, दूसरा स्टेटमेंट A रेसिप्रोकल B। दोनों को ध्यान से देखना। A समानुपाती 1/B, A व्युत्क्रमानुपाती B। तो व्युत्क्रमानुपाती में मैंने 1/, नहीं बोला, मैं डायरेक्ट B बोला है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब मैं B का मान बढ़ाता हूं तब मेरे A का मान में भी वृद्धि होती है।
ऊपर वाले का टर्म्स का मतलब, नीचे वाले का मतलब जब मैं b के मान में वृद्धि करता हूँ, इंक्रीमेंट करता हूँ, तो a के मान में डिक्रीमेंट होता है, और इसका उल्टा जब मैं b के मान में डिक्रीमेंट कमी करता हूँ तो a के मान में वृद्धि होती है। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। ओके, अगर मैं ग्राफिकली डिनोट करना चाहूँ, ग्राफ बनाऊं, तो मैं a और b के बीच में मैं ग्राफ बनाता हूं, तो मेरे b के मान में वृद्धि करने में a के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब b जो बढ़ाऊंगा तो a बढ़ेगा, b घटाऊंगा तो a घटेगा। तो इस तरीके से अगर ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जिसको हम बोलते हैं रेखीय ग्राफ, लीनियर ग्राफ बोलते हैं। b के मान में वृद्धि की, a के मान में वृद्धि हुई। अगर नेक्स्ट ग्राफ मैं नीचे वाले का बनाता हूं, इसका, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये b ले लिया और मैंने ये a ले लिया, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मतलब मैं जैसे जैसे जीरो से मैं जैसे जैसे दूर जा रहा हूं, मतलब b के मान में वृद्धि कर रहा हूं, तो a के मान में कमी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर जाने पर b बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाएगा a के मान में यहाँ पर कमी हो रही है। यहाँ पर दूर जा रहा था तो b बढ़ रहा था, तो a भी बढ़ रहा था। तो ये दोनों ग्राफ आप थोड़ा ध्यान रखना, ये चीजें आएगी और हम वापस देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों को बढ़ाता हूँ तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो बढ़ता है। और अगर उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाऊंगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। इस चीज को हम देखेंगे बाद में। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, ये दिमाग के अंदर बादल हैं, ये बौछार करवा दो। ज्ञान की नदियां बहनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको भौतिक विज्ञान समझने में आसानी रहेगी। तो हमने बात की है हमारे इंग्लैंड के भाई साहब जो थे न्यूटन के बारे में, इनके बारे में हमने चर्चा की। आगे हम बात करते हैं दूसरे भाई साहब आर्किमिडीज के बारे में। आर्किमिडीज, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, आप नाम का तो कोई इशू नहीं है, बस इसको मैं कुछ टर्म्स जो इंग्लिश में है वो मैं बोल रहा हूँ। वैसे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा तो उसमें आपके इंग्लिश में मैटर मिल जाएगा। तो गति के नियम, तो लॉ ऑफ मोशन ये है, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, आर्किमिडीज जो थे वो यूनान के थे। यूनान, ग्रीस, नाम सुना होगा आपने, ग्रीस के, यूनान के थे। और इन्होंने जो नियम दिया वो दिया उत्प्लावक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बायोएनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ देखिए, माफी चाहता हूं मैं, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ बायोएनर्जी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ बायोएनर्जी, तो ये हमने बात जो आर्किमिडीज ने समझाया है वो आपको 9th क्लास में बताया था, और 11th में भी आप अच्छे से इसको समझेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैंने किसी लिक्विड का एग्जांपल दूं तो मैं वाटर ले लेता हूं। तो वाटर बॉडी है, वाटर में मैंने किसी वाटर बॉडी में मैं कि अन्य ऑब्जेक्ट, अलग ऑब्जेक्ट या वस्तु को मैं, ये अदर ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो वस्तु इसके अंदर जाती है तो ये वस्तु दो कंडीशन में, या तो इसके ऊपर तैरेगी या फिर डूब जाएगी। तो अगर वो तैरेगी तो तैरने में फिर इसने एक दिमाग लगाया और उत्प्लावक का सिद्धांत दे दिया। क्या दिया सिद्धांत? तो उसके बारे में बोलूं तो एक सिंपल सी लाइन इन्होंने बताई कि वस्तु के द्वारा हटाया गया पानी का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। और इसी प्रकार उन्होंने उत्प्लावक सिद्धांत दिया, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ बायोएनर्जी या फिर बायोएनर्जी प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं। तो इसको उत्प्लावक को क्या बोलेंगे?
बायोयेंसी, लॉ ऑफ बायोयेंसी। तो आर्किमिडीज जो थे उन्होंने लॉ ऑफ बायोयेंसी दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार एक अन्य वैज्ञानिक के नाम बताऊं मैं, तो मैं बात करता हूं मिस्टर गैलीलियो की। गैलीलियो जो थे इन्होंने टेलीस्कोप का डिस्कवरी की, टेलीस्कोप के बारे में, दूरदर्शी बोलते हैं जिसको। और गैलीलियो ने बताया जड़त्व का नियम। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। आपको जानकर हैरानी होगी कि जड़त्व का नियम जो है वो आपके गति के प्रथम नियम, जो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के, उसका जो पहला नियम है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जड़त्व का ज्ञान होना चाहिए। और जड़त्व का नियम जो है वो गैलीलियो ने दिया, जिससे हमें जड़त्व के बारे में जानकारी पता चली। तो इसको बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये जड़त्व? एक सामान्य जानकारी मैं आपके सामने रखूं तो जड़त्व का मतलब होता है अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना ही चाहेगी, या फिर वह एक समान रूप से गति कर रही है तो वह एक समान रूप से गतिशील रहना ही चाहेगी। उदाहरण के तौर पे बोलूं तो मेरा मोबाइल फोन जो है वो इस कक्षा में, इस रूम में रख के चला जाता हूँ, बाहर से गेट लॉक कर देता हूँ और 10 साल बाद वापस मैं आके देखूंगा तो मेरा जो मोबाइल की स्थिति है वो वहीं पड़ा रहेगा जहाँ पर मैंने उसको रखा था, जब तक कोई उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगता। मतलब कि कोई बाहर से दूसरा बंदा आकर उस मोबाइल को हटा न दे, या फिर कुछ भूकंप वगैरह आकर मेरे मोबाइल की स्थिति में परिवर्तन नहीं करे। खुद मोबाइल चुपचाप चल के उठ के दूर नहीं जाएगा, ये उसका जड़त्व है। या फिर एक सीधी भाषा में समझाऊं मैं आपको, तो अगर आप विरामावस्था में किसी एक समान चल रही बस में बैठे हो और अचानक से बस के सामने एक कोई पशु आ जाता है तो बस ड्राइवर सडनली उसके ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने के कारण जो आप थे आराम से बैठे थे वो सीट के आगे की ओर, समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, आगे की ओर आपको धक्का लगता है तो उस धक्के के पीछे का कारण क्या है? ऐसा तो है नहीं कि आपके पीछे वाले बैठे आदमी ने आपको जोर से धक्का मार दिया, नहीं, ऐसा नहीं किया। तो फिर उसके पीछे जड़त्व का नियम है। तो जड़त्व जो है वो 2 प्रकार से अपन डिस्क्राइब करते हैं, एक तो स्थिर जड़त्व को और एक गतिशील जड़त्व को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे जब चैप्टर चलेगा मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में हम गति के नियम पढ़ेंगे, तब जड़त्व के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं माइकल फेराडे को। तो फेराडे भाई साहब जो थे इन्होंने विद्युत और चुंबकीय के बीच में एक प्यारा संबंध बताया। वो प्यारा संबंध क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण? विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब विद्युत का सप्लाई देकर चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। देखो मैंने नाम को तोड़कर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हालांकि सामान्यतः हम ऐसे नहीं बोलते हैं, इसकी भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है हमें, लेकिन आपको समझ एक बिठानी पड़ेगी। समझ में विद्युत के द्वारा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करना, सामान्य जानकारी हम रखें तो यही इसका मतलब होता है। लिख नहीं सकते हम ये। और अगर बात करें हम रोंटजन की, तो रोंटजन जो थे उसने एक्स किरणों की खोज की थी। मैं क्षमा चाहता हूँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो रोंटजन जो थे उन्होंने एक्सरे की खोज की, एक्स किरणों की खोज की। उसी प्रकार हम और आगे चलें तो आपके सीवी रमन जो हैं उनको आप जानते होंगे, उनको भारत रत्न से नवाजा गया, नोबेल प्राइज मिला था इनको 28 या 29 में मिला था। और 28 फरवरी को हम इन्हीं के याद में
साइंस डे मनाते हैं, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलो आगे चलें। तो सीवी रमन जो थे, इन्होंने रमन प्रभाव दिया। क्या होता है ये रमन प्रभाव? तो रमन प्रभाव को थोड़ा सा देखते हैं हम कि ये हमारी अर्थ है और ये सन है। तो सन से जो लाइट रे आ रही है, प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश जो है वो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे अणुओं से, कणों से टकराता है और जो ये अप्रत्याश टक्कर होती है जिसके कारण इसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। किसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है? गुण लाइट के, प्रकाश के गुणों में कुछ परिवर्तन आ जाता है और इस प्रभाव को ही हम रमन प्रभाव कहते हैं। तो सीवी रमन जी की याद में हमने नाम दिया रमन प्रभाव। तो इसके बारे में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो मैंने आपको समझाया। बाकी रमन प्रभाव याद रखिएगा आप। कहाँ के हैं ये सीवी रमन? अपने भारत के हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं डी ब्रोगली की। तो डी ब्रोगली जो है महान इंसान है। क्यों? क्योंकि इन्होंने द्रव्य की तरंग प्रकृति के बारे में बताया। द्रव्य की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ मैटर, इन्हों के बारे में बताया। ये क्या होता है सर? द्रव्य देखो, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। दोनों अलग अलग चीजें हैं। द्रव जो होता है ना उसको हम लिक्विड बोलते हैं, लेकिन द्रव्य होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। देखो द्रव्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, लेकिन आज के जमाने में देखें तो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ठोस जिसको हम सॉलिड बोलते हैं। दूसरा होता है द्रव जिसको हम लिक्विड बोलते हैं। तीसरा होता है गैस, चौथा होता है और पांचवा होता है। लेकिन ये चौथा और पांचवा क्या होता है ये आप हमें बताएंगे कहां पर? कमेंट बॉक्स में। ओके बच्चों, तो आपको पता है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, नहीं तो अगली क्लास में मैं ये बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताओ। क्योंकि देखो कोरोना के इतिहास, हमने मेरे दादाजी को भी मैंने पूछा कि क्या कभी आपने ऐसा कुछ देखा? उन्होंने कहा बेटा मेरी जिंदगी में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि ऐसी इस प्रकार की बीमारी आएगी, इतना सब कुछ हो जाएगा। मतलब 6 महीने हुए हैं, विद्यालय बंद, ट्रेन बंद, जो देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है रेल व्यवस्था, उसको बंद करना पड़ा है। तो इसके पीछे का पूरी दुनिया जूझ रही है इस प्रॉब्लम से। तो ये प्रॉब्लम बड़ी थी, महामारी, और सबने कदम उठाया। तो मैं आप सबसे इसी टॉपिक को, हमने अब फिजिक्स के अलावा टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि देखो आप सुरक्षित हो तो आपका परिवार सुरक्षित है। तो आपको ध्यान रखना है कुछ बेसिक बातों का, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है उनका ध्यान रखो। मास्क बहुत ज़रूरी है। मैं क्लास ले रहा हूँ इसलिए नहीं पहना है, बट मैं घर से बाहर या कभी आप मुझसे मिलेंगे तो मेरे मास्क को ज़रूर देखेंगे मेरे साथ। हाथ मिलाओ नहीं, नमस्कार करो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस रखो, बाहर का खाना अवॉइड करो, जितना हो सके घर का खाना खाओ। बाहर से घर में आते हो तो सैनिटाइज करो अपने हाथों को और स्वस्थ रहने की कोशिश करो। ओके, तो हम बात करते हैं डी ब्रोगली के बारे में। आपको द्रव्य की तरंग प्रकृति, वेव नेचर के बारे में बताता है। इसी प्रकार बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने दिए हैं विचार। जैसे क्यूरी नाम का एक आया था, क्यूरी नाम के एक बंदा था, मैडम क्यूरी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो इन्होंने रेडियम की खोज की, रेडियम, पोलोनियम की खोज की, पोलोनियम की खोज की, और सबसे बड़ी बात इन्होंने रेडियो एक्टिवता के नियम को दर्शाया। रेडियो एक्टिवता नियम को एक्सप्लेन किया। तो क्या होता है रेडियम? आपने पता होगा, आपके साइकिल के पीछे आप लगाते हो, बाइक के पीछे नंबर प्लेट वगैरह लगाते हो, तो ये रेडियम, रेडियम वही होता है। पोलोनियम क्या होता है? ये नाभिकीय विखंडन दर्शाता है, तत्व है।
रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो इसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इन्होंने बहुत ही अच्छे और सहज तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार हम देखें तो आइंस्टाइन को भी देखते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम और आगे की चर्चा करते हैं। तो अभी आपको पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। देखो सब लोग अपने अपने कार्यों में बिजी हैं, तो आपको भी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। आपको आपके अंदर जड़त्व का नियम लगा हुआ है, अभी स्थिरता आई हुई है, तो आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी अपने आप को पढ़ाई के मामले में गतिशील कर पाएंगे। तो आगे हम बात करें जगदीश चंद्र बसु, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु हम बोलते हैं, जेसी बसु। तो जगदीश चंद्र बसु जी जो थे वो अति लघु रेडियो तरंगों का इन्होंने आविष्कार किया था। अति लघु रेडियो तरंगों का इन्होंने क्या किया था, समझाया था, खोज की थी। अति लघु रेडियो तरंग। सर ये रेडियो तरंग क्या होती है, तो ये रेडियो तरंग वही है, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण है। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो मैं बताऊंगा, चिंतित न होइए आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है इसके बारे में और अच्छा नॉलेज हम प्राप्त करेंगे, लेकिन समय, विधिवत समय और यथा स्थान पर, अभी नहीं। तो जेसी बसु के बारे में आपने जाना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, एक ट्रिक चलाते हैं लोग, ईंट पर नाच, सुना होगा आपने, ईंट पर नाच। सर ऐसे क्या कर रहे हो, आप तो साइंटिस्ट पढ़ा रहे थे, आप तो ईंट पर नचा रहे हो, ईंट इतनी छोटी होती है, कैसे नाचे हम। अरे बेटा ईंट पर नाचना नहीं है, ये याद करना है। याद करोगे तो 3 आपको वैज्ञानिकों के नाम याद हो जाएंगे। कैसे सर, तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। तो टॉमसन, जे थॉमसन। प का मतलब होता है प्रोटॉन, या फिर मैं बोल दूं तो परमाणु। दोनों अलग है, नाम लिख दिया मैंने साथ में। देखो प का प्रोटॉन भी निकलता है, परमाणु भी निकलता है, दोनों चीज अलग है। तो इनकी खोज जो है वो किसने की है, र का मतलब होता है रदरफोर्ड ने की है। इसी प्रकार न का मतलब होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो च का मतलब होता है चैडविक, तो चैडविक ने की है। देखो न्यूट्रॉन के बारे में आपको मैंने कल एक प्रश्न पूछा था, तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, ना ही धनावेश होता है ना ही ऋणावेश होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल होता है, कोई आवेश नहीं होता है। तो ईंट पर नाच आपने देखा होगा ये। इसी प्रकार एक और थे मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा, यही भारतीय वैज्ञानिक है, और इन्होंने तापीय आयनन करवाया। कौन सा आयनन करवाया, तापीय आयनन। गुरुजी ये क्या होता है तापीय आयनन, तापीय सुना है नाम, आयनन भी सुना है, दोनों को साथ में नहीं देखा। तो देखो मैं बताता हूँ, एक आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मेटल पीस ले लिया मैंने, मेटल का मतलब होता है धातु, धातु को लिया और इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। तो हीट करने पर क्या होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वह एनर्जी गेन करके इस मेटल पीस से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसके ऊपर धनावेश आ जाता है, धनायन हो जाता है, आयनन हो जाता है। और तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो उसका आयनन हो गया। इलेक्ट्रॉन को क्यों त्यागा, तो उत्तर मिला कि हमने उसको हीट दी थी, उसको गर्म किया था, उष्मा दी थी, टेम्परेचर इंक्रीज किया था, इसके कारण आयनन हुआ। तो टेम्परेचर इंक्रीज, तापमान बढ़ाने के कारण हुआ, इसलिए बोल दिया मैंने तापीय आयनन। देखो ऐसे तापीय आयनन के अलावा भी बहुत सारे आयनन होते हैं, लेकिन हमें तापीय आयनन के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले मेघनाथ साहा हैं।
तो मेघनाथ शाह इंडिया के थे। एक और बात करें, सत्येंद्र नाथ बोस, नाम सुना होगा आपने, सत्येंद्र नाथ बोस। तो सत्येंद्र नाथ जो बोस जो थे, उन्होंने क्वांटम सांख्यिकी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? क्वांटम सांख्यिकी के बारे में। आपने केमिस्ट्री पढ़ोगे आप 11th क्लास में, तो केमिस्ट्री में क्वांटम संख्याएं आएगी, सॉरी, तो क्वांटम संख्याएं आएगी, तो उसमें आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी क्वांटम सांख्यिकी। तो ये हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे, जिन्होंने भौतिक विज्ञान में अपना विशेष योगदान दिया, तो उनको हम सत सत नमन करते हैं और उनकी याद में हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो उन सबको एक बार थैंक यू बोलिए आप। मैं भी थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उनके कारण ही हमने बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है और सुख सुविधाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। तो रेडार, सोनार, बहुत सारी चीजें हुई है और इनके आविष्कार करने वाले भी बहुत सारे महान आविष्कारक थे, जिन्होंने पहले अध्ययन किया, फिर उसके ऊपर विचार चिंतन किया और फाइनली जाके डिस्कवर किया। कुछ तो जाने अनजाने में भी डिस्कवरी हुई है। तो हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप अपने अध्ययन को एक उच्च सीमा तक लेके जाएं और आप भी कुछ करें, जिससे हमें गर्व हो कि हाँ, बच्चे ने पढ़ाई की, मेहनत की और अपना नाम रोशन किया। आपका नाम, आपके परिवार का नाम, आपके गांव का नाम और उच्च लेवल, बड़े लेवल पे अगर आपने कुछ आविष्कार किया, तो आपके देश का नाम अमर रहेगा आपका नाम के साथ। तो चले हम बात करते हैं, आज वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी देखी, और अब हम बात करते हैं कुछ उपकरणों के बारे में। कुछ उपकरण की कौन कौन से उपकरण जो हैं, वो कौन कौन से नियमों पर आधारित है। तो बात हम करते हैं सबसे पहले हीट इंजन की।